हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाय होप। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ये कॉमन वीडियो होता है, जनरली कई क्लासेस में ये पढ़ने को मिलता है हमको। क्लास 12 में, क्लास 11 में कहीं ना कहीं इसके जिक्र आते हैं ब्लड के। तो ब्लड एक कॉमन टॉपिक है हमारा, कई क्लासेस में, क्लास 11 में भी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो ब्लड क्या है, आज मैं ब्लड पूरा कंप्लीट, इसका ब्लड का कंपोजिशन, ठीक है, ब्लड के फंक्शन, ठीक है, ब्लड के फंक्शन, ब्लड के कंपोजिशन, और जितने भी ब्लड के जो कार्पसल्स हैं, जो कंपोनेंट में आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सबको स्टडी करूंगा बेटा। आज इन सबको आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक आज का, ब्लड। ठीक है, सबसे पहले ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू कर रहा हूँ। पहले ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा? क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है बेटा। ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है, फिर वहाँ से वापस बॉडी के हार्ट से दोबारा वापस हमारे हार्ट में आता है। तो इस तरह से ये बॉडी का हार्ट से बॉडी पार्ट से हार्ट में लगातार सर्कुलेट होता रहता है। इसलिए बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट किए रहता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, ब्लड की जो ओरिजिन है, ओरिजिन वो मीजोडर्मल है। ये क्या होता है भाई मीजोडर्मल? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। नीट वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ब्लड की ओरिजिन जो होती है, ओरिजिन पूछा जाता है, किसी ना किसी चीज़ की ओरिजिन ज़रूर पूछी जाती है इस तरह से। तो ब्लड की ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल है। मीजोडर्मल का मतलब, देखिए, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, बीज वाली मीजोडर्म, सबसे अंदर की एंडोडर्म। तो जो बीज वाली मीजोडर्म है वो लेयर ये ब्लड बनाने में हेल्प करती है, इसलिए हम कहते हैं उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल है। मीजोडर्म से बना है इसलिए मीजोडर्मल है। ठीक है, दूसरा, ये ब्लड का जो पीएच है बेटा, हम बात कर रहे हैं ब्लड का, ब्लड पीएच की बात करेंगे। ब्लड का पीएच जो होता है बेटा, ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 यानी बेसिक पीएच होता है। अब आप ये देखिए 7.4 बोला। जब हम किसी भी चीज़ का पीएच ऑब्जर्व करते हैं, निकालते हैं, तो पीएच अगर किसी चीज़ का 7, जैसे हम पानी पीते हैं, उसका पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल कहलाता है बच्चों। और अगर पीएच 7 से कम होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा। और पीएच 7 से ज़्यादा यानी 7.4 है तो वो बेसिक, हिंदी में से क्षार कहते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक पीएच होता है ब्लड का, यानी 7.4 होता है। ये भी एक क्वेश्चन है जो आता है। ब्लड बेटा एक नेचुरल कोलाइड्स है। नेचुरल कोलाइड्स का मतलब होता है, ये वैसे तो केमिस्ट्री का टर्म है, आप केमिस्ट्री में उसको अच्छे से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री वाले सर से पूछे, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। अगर ब्लड को जब हम छानते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, तो वो पूरे का पूरा फिल्टर नहीं होगा, कुछ पार्ट उसका ऊपर ही रुक जाएगा, पूरा नहीं छन पाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मिल्क को ले लीजिए। मिल्क को जब हम छानेंगे तो 100% मिल्क थोड़ी, अगर उबला हुआ दूध है उसे छानते हैं तो थोड़ी बहुत मलाई उलाई के जो पीसेस होते हैं वो ऊपर ही छन्नी में रुक जाते हैं और नीचे ब्लड निकल जाएगा, वो आपका मिल्क जो है नीचे निकल जाएगा। तो छानने के बाद जो कुछ पार्ट जो ऊपर रह जाता है वो एज ए कोलाइड हम उसे समझ सकते हैं। हम 100% इस बात को ये नहीं बता रहे हैं कि ठीक है डेफिनेशन, लेकिन आपके समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि कोलाइड का मतलब कोई चीज़ जब छानी जाए तो जो थोड़ा पार्ट जो ऊपर रुक जाता है, जो छन नहीं पाता, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल कोलाइड्स है। इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड बताते हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? एक नेचुरल कोलाइड था, हमने बताया आपको। वॉल्यूम ऑफ ब्लड की अगर बात करूं तो मेल में लगभग ये 5 to 5.5 लीटर। मेल में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो लगभग 5 to 5.5 लीटर होता है, अल्फा लीटर। और फीमेल में लगभग आधा लीटर के आसपास कम रहता है, मेल से थोड़ा कम होता है, 4.5 से लेके 5 लीटर के आसपास होता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, ये क्वेश्चन भी नीट वगैरह में आ सकता है किसी और एग्जाम में। आप देखिए, मेल में जो 5.5 लीटर ब्लड होता है टोटल, तो वो उसकी बॉडी वेट का 8% पार्ट बनाता है। ये लिख दिया है, देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 8% ऑफ द बॉडी पार्ट। तो मेल में जो टोटल ब्लड उसकी बॉडी में होता है, उसकी बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। ठीक है, अब फीमेल में जो 4.5 से लेकर 5 लीटर के आसपास जो ब्लड होता है बच्चों, वो उसके बॉडी वेट का 7% पार्ट होता है। तो यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस मेल और फीमेल में ब्लड में नजर आ रहा है बेटा। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, जनरली ब्लड का फॉर्मेशन, अगर मैं एडल्ट्स की बात करूँ, पहले एडल्ट्स में तो बोन मैरो होता है बेटा। बोन मैरो कौन सा पार्ट होता है आप जानते हैं? बोन मैरो इस तरह का पार्ट होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसे बोन, आपने देखो बोन होता है इस तरह से। बोन के अंदर का जो ये कैविटी होता है, इस कैविटी में कुछ ये लिक्विड, पहले सेमी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर, एक जाल का स्ट्रक्चर नीचे मिलता है, इसको हम बोन मैरो बोलते हैं बेटा, बोन मैरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लड
बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर भरा रहता है बोन मैरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एडल्ट्स में तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो वो जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिस बच्चे का जन्म नहीं होता है, जो माँ के गर्भ में होता है बच्चा, ठीक है, उस समय एम्ब्रियो स्टेज में जब होता है तो उस समय उसकी बॉडी में बोन तो बनी नहीं होती है, तो बोन मैरो में तो ब्लड का फॉर्मेशन उसकी बॉडी में हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होती है, उस समय उसकी बॉडी में कार्टिलेज डेवलप हो रहा होता है। तो उसकी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो स्टेज में लीवर में होगा। तो एम्ब्रियो स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन लीवर में होता है और एडल्ट स्टेज में बोन मैरो में होता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन मौजूद होता है बेटा, रेड, इसका ब्लड का जो रेड कलर आता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है ये बताना हमको। मेल में ये अमाउंट जो होता है लगभग 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ये मैंने लिखा ना, जी का मतलब ग्राम, DL का मतलब डेसीलीटर, ठीक है। तो मेल में जो हीमोग्लोबिन अगर हम कहीं चेक कराएं, अपना पैथोलॉजी लैब में जाके हीमोग्लोबिन चेक कराता है जब डॉक्टर, तो मेल की बॉडी में जो नॉर्मल कंडीशन है वो 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फीमेल में ये कम होता है थोड़ा। इन फीमेल में ये 12 to 16 ग्राम पर लीटर के आसपास होता है। तो फीमेल में मेल की तुलना में ब्लड कम, हीमोग्लोबिन कम होता है बेटा। और हीमोग्लोबिन में जो मेन कंपोनेंट, वो जो मेन तत्व है वो Fe यानी आयरन होता है बेटा, आयरन, Fe, ठीक है। आयरन जानते हैं, लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन जो है मेन, उसका मेन कंपोनेंट है। और क्या होता है जब ब्लड की कमी हो जाती है एक्चुअली, तो क्या करते हैं, डॉक्टर पास हम जाते हैं, वो चेक कराता है ब्लड, उससे लगता है हीमोग्लोबिन कम आया, तो वो ऐसी चीज़ें आपको खिलाएगा जिसमें आयरन है, आयरन के कैप्सूल देगा, आयरन की टेबलेट्स देगा, और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स कहेगा खाइए। तो ऐसी वो चीज़ें आपको बताएगा जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि वो जल्दी रिकवरी हो जाए, हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे कई चीज़ें हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कभी आपको लगेगा घर में किसी के या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन पूरा करने के लिए अनार सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है। अनार खाइए, अनार हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। गुड़ चना भी बताते हैं लोग, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ाता है। गुड़ चने साथ में खाने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में अगर चेक करें, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, तो लगभग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, नॉर्मल कंडीशन ऐसे रहती है, इतना होता है, कितना, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से आता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये हमारे जो हम खाने पीने का तेल घी खाते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है बेटा। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है इंसान के अंदर, क्योंकि जो ब्लड वेसल में अगर कोलेस्ट्रॉल मौजूद बॉडी में ज़्यादा होगा, तो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, वो तो पाइपलाइन जैसी होती हैं, पतले पतले पाइप से होते हैं। उन पाइपलाइन में कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो पाइपलाइन बंद हो जाएगी, ब्लड वेसल बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक के, लीडिंग हार्ट अटैक हो सकता है, चांसेस हैं। तो ये फैट, जितने भी चिकनी चीज़ें हम खाते हैं, तेल घी या जो भी ड्राई फ्रूट्स, उन सब में ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो 200 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि ब्लड के बारे में क्या है। अच्छा, एक चीज़ रह गया बेटा, ये बता दूं, हमारी बॉडी में जो ब्लड जो स्टोर होता है वो बॉडी का एक पार्ट है स्प्लीन। स्प्लीन हमारी बॉडी का जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में नीचे के हिस्से में, पेट के नीचे वाले साइड, स्टमक के नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर स्प्लीन, इसे हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं बेटा, तिल्ली कहते हैं लोग इसको, या शुद्ध हिंदी में से पिलिया कहते हैं। तो स्प्लीन में जनरली ब्लड का स्टोरेज होता है। ये लोगों में, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ब्लड स्टोर इन स्प्लीन जनरली, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को एक बात और बता दें, आपको मालूम होगा, अभी मैं RBC जब आपको पढ़ाऊंगा, RBC डिस्कस करूंगा अभी, तब आपको बताऊंगा बाकी चीज़ें। अभी थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, स्प्लीन वाला जो पार्ट है जो ब्लड को स्टोरेज रखता है, इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड, ग्रेव कहते हैं कब्र को, और ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, ठीक है। किसका कब्रिस्तान? RBC का कब्रिस्तान, या इसे रिजर्वायर ऑफ RBC भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन को बोला जाता है, या रिजर्वायर ऑफ RBC स्प्लीन को बोला जाता है। तो ब्लड का जो स्टोरेज है वो कहाँ रहता है? वो बेटा स्प्लीन वाले पार्ट में रहता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब मैं फंक्शन पे आता हूँ, ब्लड के फंक्शन। वैसे तो कई फंक्शन है, लेकिन कुछ गिने चुने 4-5 फंक्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ब्लड का वैसे मेन काम ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है कई चीज़ों के, मैं क्या करके डिस्कस करता हूँ आपसे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पहला फंक्शन देखिए ब्लड का, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स
वो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड में मौजूद रहते हैं। और बॉडी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो वो बॉडी के एक पार्ट से चलकर दूसरे पार्ट में आसानी से पहुंच जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ हम खाते हैं फूड के फॉर्म में, वो फूड का डाइजेशन होता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो हमारे पचा हुआ जो भोजन है, डाइजेस्टेड फूड, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के जरिए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह से हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। खासतौर से कौन सी गैसेस? O2 और CO2। ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है भाई? मेन तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? हमारे लंग्स के अंदर। हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ गई? हमारे लंग्स में गई। और लंग्स में हीमोग्लोबिन, जो लंग्स में पहुँचने के बाद O2 स्टोर होती है, वहाँ पे लंग्स में पहुँच जाती है। फिर वो O2 हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन उसको पकड़कर O2 को साथ लेके टिश्यूज तक ले जाता है, टिश्यू में ले जाकर उसे छोड़ देता है और वहाँ से CO2 को लाके वापस छोड़ देता है लंग्स में हमारे। तो इस तरह ये O2 और CO2 के लेन देन में हेल्प कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो दो फंक्शन मैंने आपको बताया ब्लड के, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स में हो रहा है। ठीक है, लंग्स के थ्रू। ये देखिए, तो तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, एक पॉइंट और है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल। ये जो वेस्ट मटीरियल होते हैं बॉडी में, कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो बॉडी में, जिनका बॉडी में कोई काम ही नहीं है, लेकिन बन जाते हैं बॉडी के अंदर ये सब्सटेंस। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब बन जाते हैं तो बॉडी उन्हें किसी न किसी रूप में बाहर निकालती है बॉडी। तो वही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। ऐसी कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को भी ब्लड कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक काम इसका ये भी है, तापमान को कंट्रोल कर रहा है बॉडी के। ठीक है, ये हमारा जनरल चीज़ें थी कि ब्लड क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझें सभी बच्चे। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी, नीट वाले बच्चों के लिए भी। देखिए ध्यान से, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है? ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल। दो चीज़ों से मिलकर बनता है मेनली। एक तो होता है प्लाज्मा का पार्ट, एक होता है इसमें ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा वाला पार्ट जो होता है वो 55% होता है ब्लड में बेटा, 55% प्लाज्मा इन टोटल ब्लड। और ब्लड कार्पसल जो होते हैं वो 45 होते हैं। तो प्लाज्मा 55 और ब्लड कार्पसल 45%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्लाज्मा के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा येलो कलर होता है, उसका कलर येलो, स्ट्रॉ कलर यानी येलो कलर का होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में कितनी चीज़ें मौजूद होती हैं वो आप देखिए। एक तो इसमें प्रोटीन्स जो लगभग 7% होती हैं, वाटर लगभग 92% वाटर होता है इसमें प्लाज्मा में, अदर सब्सटेंसेस जो कि 1% के आसपास होते हैं। अब प्रोटीन जो कि 7% है प्लाज्मा में, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन, उनके नाम यहाँ मेंशन है। एक प्रोटीन नाम ये लिखा एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है जो लगभग 50 से 60% रहती है। ठीक है, प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी परसेंटेज कितनी है? सबसे ज़्यादा यही मिलती है हमें, 50 to 60%। ये इसकी खासियत ये होती है, प्रोटीन स्मॉलेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट साइज की होती है, और ये प्रोड्यूस इन लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होती है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। तो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेंगी यहाँ पर। एल्ब्यूमिन 50 से 60% है, स्मॉलेस्ट है और प्रोड्यूस इन लीवर, लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है एल्ब्यूमिन, और इसका मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करना है। अब दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये दूसरी प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, ये 38% होती है, और इसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन तरह की सेल्स इसमें मौजूद हैं। अल्फा, बीटा, गामा। गामा सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये जो होती है इम्यूनोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है। एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन मतलब एक तरह की एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IG से भी शो करते हैं। इनके बारे में डिस्कशन हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ बात करते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन। दो प्रोटीन ये भी हैं बेटा जो प्लाज्मा वाले पार्ट में मेंशन है, मौजूद होती हैं। एक फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रम्बिन। ये दोनों ही प्रोटीन, ये लिखा लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होती हैं। अब जरा गौर करिए, इम्यूनोग्लोबिन जो थी स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन थी, और यहाँ फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन जो होती है वो लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है। ये ध्यान करिएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या है, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? एल्ब्यूमिन, इट इज़ प्रोड्यूस इन लीवर, और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन जो होती है प्रोड्यूस इन लीवर, ये भी लीवर में प्रोड्यूस हो रही है। और इनका एक काम और भी है, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रोटीन थी, वो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, ये तीन तरह की प्रोटीन्स, 4 तरह की प्रोटीन्स हैं। इनके बारे में हवाला दिया मैंने आपको। प्रोटीन टोटल 7% होती है प्लाज्मा वाले पार्ट में, और वाटर जो होता है वो 92% होता है। बाकी कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो, उनमें आयंस हैं,
न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं, कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं। आयंस जो होते हैं ना उसमें साल्ट, खासतौर से बाइकार्बोनेट जो आयन जो होते हैं दे एक्ट एज ए बफर, ये बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, कंपटीशन पूछा जाता है। बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन, इसे आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में कौन सी चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं, जैसे शुगर है, फैट है, ये मेन सब्सटेंस है। देखिए शुगर नॉर्मली कितनी होती है ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल कितनी होना चाहिए, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सुन ले ध्यान से, शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए बॉडी में, वो 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में शुगर का लेवल इससे बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, वो कब बढ़ता है, तो आपको जिक्र किया था मैंने पैंक्रियाज ग्लैंड, बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो मैंने डाली हुई है पैंक्रियाज ग्लैंड की, आप उसमें देख सकते हैं। जब जब शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो पैंक्रियाज ग्लैंड का रोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता था इंसुलिन, मैंने आपको बताया था, जो ब्लड के बढ़े हुए शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो एक बीमारी हो जाती है जब शुगर का लेवल यहाँ बढ़ता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो एक बीमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है जिसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, आपने नाम सुना होगा बेटा उसका, डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसी फैट का लेवल नॉर्मल हमारा इतना होता है, 150 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये पैथोलॉजी के लैब में जब हम कोई टेस्ट कराते हैं तो ये मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, ग्राम कुछ चीज़ें ग्राम में नापी जाती हैं, कुछ मिलीग्राम में नापी जाती हैं, और डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर के लेवल नाप रहे हैं, और फैट में मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी नाप रहे हैं। तो शुगर जो नॉर्मल कंडीशन में 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फैट 150 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसी तरह अदर सब्सटेंस में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन की बॉडी में जो बाहर निकलता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, वो यूरिया होता है बेटा, हम इसीलिए तो हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। तो ब्लड इसमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, जो नॉर्मल इसकी मात्रा हमारी बॉडी में होना चाहिए, नॉर्मल वो कितना होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूरिया होना चाहिए बॉडी के अंदर। लेकिन अगर यूरिया बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो बीमारी हो जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यूरेमिया कब, व्हेन यूरिया इंक्रीज इन द ब्लड, तो सच डिजीज नोन एज यूरेमिया, ठीक है। और गैसेस होती हैं, आपने नाम सुना था, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मैं वो पढ़ा चुका, CO2 O2 ये सब मौजूद रहती हैं। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में हार्मोन्स वगैरह आते हैं बेटा, तो ये इनकी स्टडी होती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ बताई गई, ये जो आयंस हैं इसमें तो मैंने यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया, बाइकार्बोनेट एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन। तो बाइकार्बोनेट आयन तो बफर की तरह काम कर रहे हैं। आयन कई तरह के, देखिए लिखा क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब देखिए हम इसकी रिड्यूसिंग ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ, ऐसा क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है अगर बच्चे को उसका ऑर्डर याद नहीं है, छोड़ आते हैं या गलत कर देते हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा जो आयन जो है वो क्लोरीन आयन है, और सबसे कम कौन सा है बेटा, मैग्नीशियम। तो ये हमें याद रखना है, ये कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है आपको, क्लोरीन, ठीक है, उससे कम ये क्या है, सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम फास्फोरस, उससे कम मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होगी वो आयन की, वो क्लोरीन की, सबसे कम किसकी होगी, मैग्नीशियम की। तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर दिखाया गया है बनाकर, ठीक है। तो प्लाज्मा वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया, जो ब्लड में लगभग 55% पार्ट बना रहा था, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें थी, प्रोटीन जो 7%, वाटर जो कि 92%, और अदर सब्सटेंस लगभग 1% के आसपास। अब यहाँ आता है दूसरा पार्ट, एक तो प्लाज्मा हो गया एक पार्ट ब्लड का, दूसरा था ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स जो कि टोटल ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं। अब ये 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनमें एक पार्ट RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स। अभी हम RBC WBC को यहाँ डिस्कस करेंगे, RBC और WBC, लेकिन पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में बता दें। ज़्यादा जगह नहीं बची थी तो हमने थोड़ा बहुत छोटा लिखा है, इसको ज़रा आप लोग जूम करके देख लेना बच्चों। प्लेटलेट्स की जो कितना प्लेटलेट्स की मात्रा होती है ब्लड में, प्लेटलेट जो होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख। एक चीज़ मैं और बता दूँ, लाख मैंने बोला, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। RBC का जो मेजरमेंट होता है, जो नापते हैं, तो उसे मिलियंस में लिखा जाता है। प्लेटलेट जो होती है वो लाख में, और जो WBC होती है वो 1000 में। तो ये यूनिट याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा ब्लड में RBC की कार्पसल्स में से, उससे कम प्लेटलेट की, और सबसे कम WBC की, क्योंकि वो 1000 में होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेटलेट जो होती है हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन कितनी होना चाहिए, 1.5 यानी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के आसपास होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स और RBC दोनों में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा हमको, तो यह न्यूक्लियस अब्सेंट, सॉरी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा बेटा।
ये ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट का मेन काम, ये फंक्शन तो यही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 7 डेज होता है। कितना होता है बेटा? 7 डेज, ये याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1.5 से 3.5 लाख होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लाइफ स्पैन का 7 डेज होता है। जनरली प्लेटलेट प्रेजेंट इन मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। यहाँ जगह नहीं बची थी तो हम लिख नहीं पाए, यहाँ हल्का सा लिख के आपको दिखा देते हैं। इस जगह थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ लिख देना है बेटा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। प्लेटलेट कॉमनली कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट 1.5 से 3.5 लाख के आसपास होती है बॉडी के अंदर, 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं। लाइफ स्पैन 7 डेज होता है। जनरली प्रेजेंट इन मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट के यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अब बात करूँगा मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें, जैसे आरबीसी मैंने डाला, आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। आरबीसी कॉमनली कॉल्ड एज एराइथ्रोसाइट्स, या इसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं बेटा। आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि ये जो बताया गया था शुरू में आपको, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसमें 2 पार्ट में बांटा था, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स के ये पार्ट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यहाँ पे हम आरबीसी का दूसरा नाम एराइथ्रोसाइट बताया, या इसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन अगर एम्ब्रियो में देखें, एम्ब्रियो में तो योक सैक वाले पार्ट में होता है। बॉडी में एक पार्ट योक सैक होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ एडल्ट्स में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। वही मैंने बताया था, बोन्स के अंदर का जो पार्ट होता है, बोन मैरो, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो इन द योक सैक, इन एडल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आरबीसी का शेप देखिए, जनरली बाई कॉनकेव डिस्क के फॉर्म में होता है। बाई कॉनकेव डिस्क, बाई कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से धसा हुआ। जैसे ये मैंने पोर्शन बनाया, ये अंदर को जो धसा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस एरिया, ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, जो उभरा हुआ, ये उभरा हुआ जो हिस्सा है, और जो अंदर गड्ढा बन रहा है ये कॉनकेव। तो आरबीसी वैसे तो गोल होती है, राउंड शेप में होती हैं, लेकिन इधर से भी बीच में दबी हुई है और इधर से भी दबी, दोनों तरफ से बीच में दसी होती हैं। इस टाइप की टैबलेट आपने देखा होगा, कई टैबलेट बच्चे जो खाते हैं, गोल गोल टॉफ़ी टाइप की टैबलेट होती हैं, वो आती हैं। तो उन टैबलेट्स में भी ऐसे शेप कुछ बना हुआ होता है, आरबीसी जैसे लुक, आरबीसी जैसा लुक दिखने वाला, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है वो किस तरह की दिख रही है हमको? बाई कॉन्वेक्स होती है, बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव की पहचान क्यों होती है बाई कॉनकेव, कोई पूछ ले तो उसका आंसर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। इनके बाई कॉनकेव होने की वजह से ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है, इंक्रीज कर लेती हैं। तो इनका शेप बाई कॉनकेव है और सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनका साइज, अगर मैं साइज देखूं, जैसे मान लो ये एक आरबीसी बनाऊं, ये एक आरबीसी मान लो मैंने बना ली राउंडेड इन शेप, ठीक। अगर इसकी लंबाई अगर देखें ये इतनी और ये चौड़ाई देखें इतनी, तो लेंथ अगर इसकी देख रहे हैं ये कितना, तो लगभग ये दिखाई दे रही है 7.5 मिली माइक्रॉन, और दूसरा उसका जो विड्थ है इसकी वो लगभग होगी 2.0 मिली माइक्रॉन। तो इसका शेप एंड साइज है, आरबीसी का साइज जो होता है कितना होता है, ये लिखा है 7.5 मिली माइक्रॉन, और दूसरा है 2 मिली माइक्रॉन के आसपास। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, आप जानते ही हैं, आरबीसी हैविंग हीमोग्लोबिन। और आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियस अब्सेंट है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलते आरबीसी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं। लाइसोम हम आपको पढ़ा चुके हैं एक टॉपिक में। लाइसोम क्या काम करते थे? इन्हें 2 नाम से, इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते थे बेटा, और इन्हें डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते थे, ठीक है। तो ये अपनी ही सेल का जो डेड सेल होती हैं, डेड सेल हो जाती हैं, उनको खा लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, फैगोसाइड कर लेते हैं अपनी सेल को, लाइसोम। तो इनका एक काम ये भी, जब आरबीसी डेड हो जाती है, आरबीसी का जीवन काल मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा बेटा, ये 120 डेज, ये देखिए 120 डेज होता है। ये आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है ना, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज, 120 दिन बाद लगभग आरबीसी की डेथ हो जाती है। जो आरबीसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसमें लाइसोम तो है नहीं। अगर लाइसोम होते तो वो अपनी डेड आरबीसी को आसानी से भक्षण कर लेते, फैगोसाइड कर लेते, खा लेते। तो क्या होता है, उस आरबीसी कहाँ जमा होती है सारी, जाके वो स्प्लीन वाले पार्ट में जमा हो जाती हैं जाके। इसलिए स्प्लीन को, डेड आरबीसी की बात कर रहा हूँ, डेड आरबीसी कहाँ इकट्ठी होती है, स्प्लीन वाले पार्ट में जमा होती है, और इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो न्यूक्लियस एब्सेंट था, लाइसोम एब्सेंट थे, सेल ऑर्गेनल दूसरे भी एब्सेंट थे। अब रेंज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की रेंज बता रहे हैं कितनी होती है।
मेल में देखें, इन मेल 5 to 5.5 मिलियन mm³ पर mm³, ये मेल के अंदर आरबीसी की रेंज इतनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। इसी तरह फीमेल में देखें तो 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ के आसपास होती है। तो थोड़ा सा मेल फीमेल में ब्लड में फ़र्क रहता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन या आरबीसी की रेंज, और फीमेल में थोड़ा सा कम, लगभग आधे लीटर के आसपास का फ़र्क रहता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का मैंने पहले अभी बताया आपको 120 डेज होता है। आरबीसी बन कहाँ रही थी? रेड बोन मैरो में, एडल्ट में। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक, उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो कहाँ दफन होती है? जाके स्प्लीन वाले पार्ट में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बताऊं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 वर्ड से मिलकर हीमोग्लोबिन होता है, हीम और ग्लोबुलिन। हीम में 4 मॉलिक्यूल होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और ग्लोबिन के भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं। इन 4 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन के होते हैं और 2 मॉलिक्यूल बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबिन प्रोटीन के भी 4 हैं, 4 में से 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन मौजूद रहती हैं। ठीक है, अभी लिखा इफ आरबीसी इंक्रीज, तो इंक्रीज आरबीसी काउंट अगर हो जाता है किसी बॉडी के अंदर, पता चल जाए कि आरबीसी का लेवल बढ़ गया है, तो एक बीमारी रहती है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीसाइथेमिया कब? जब आरबीसी काउंट आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। और ये कब बढ़ता है? अक्सर हमने देखा होगा जब हम पहाड़ पे घूमने जाते हैं, चढ़ाई होती है, चढ़ाई पे पैदल चलते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंची चट्टान पे चढ़ जा रहे हैं चलते हुए, तो जब थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, लेवल जब ऊपर पहुंचते हैं, चट्टान के काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर ये आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, ये देखिए, अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए तब भी एक बीमारी हो रही है, उसे हम इसका नाम दिया गया एराइथ्रोसाइटोपिनिया। ये देखिए हमने कहा एराइथ्रोसाइटोपिनिया कब? जब आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है, बॉडी में घट जाता है, और जब बढ़ रहा था आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और जब आरबीसी का काउंट घट जाता है तो उसे एराइथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइटोपिनिया। टोटल डब्ल्यूबीसी के अब बात आती है, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी को दूसरे नाम से किससे जानते हैं बेटा? इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। जैसे आरबीसी को एराइथ्रोसाइट कहते थे या रेड ब्लड सेल भी कहते थे, ऐसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कह रहे हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी कह रहे हैं। दूसरा, ये कितनी होती है इनका? 6 to 8,000 mm/³ के आसपास होती है। ये कितनी होती है आज डब्ल्यूबीसी ब्लड में? 6 to 8,000 पर mm³ के आसपास होती है, और इनका लाइफ स्पैन 4 to 6 डे के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। 4 से 6 दिन तक ये जिंदा रहती है, इनका लाइफ स्पैन 4 से 6 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी जल्दी जल्दी बनती और बिगड़ती रहती हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये इर्रेगुलर शेप की होती है, इनके शेप अलग अलग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेप इनका अलग होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इनको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट वो होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है विदाउट ग्रेन्यूल्स, इनमें किसी भी तरह के ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते हैं। और ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उनमें साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में नीचे आपको। तो ए ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब नो होता है बेटा, ये ए लगा ना, ए का मतलब नो यानी एब्सेंट। ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल ना हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। वैसे तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के सोल्जर हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस को किल करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटा गया, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब एब्सेंट होता है, ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल कण जैसी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनको 2 पार्ट में बांटा गया है ए ग्रेनुलोसाइट को। एक होती है लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं बेटा मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं, देखिए छोटा सा मैंने एक रेड कलर से राउंड न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। लिम्फोसाइट सेल जो होती है इनमें स्मॉल राउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। मोनोसाइट कौन सी होती है? मोनोसाइट कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है, इसमें मोनोसाइट जो होती है इनमें किडनी शेप न्यूक्लियस दिखाई देता है हमको। दोनों में फर्क देख लीजिए, लिम्फोसाइट में राउंडेड न्यूक्लियस है और मोनोसाइट में जो होता है किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट में जो राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ये लिम्फोसाइट सेल 2 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किल द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प कर रही है, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस को, माइक्रोब्स को किल करती हैं। और टी लिम्फोसाइट इन बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रही है उन्हें मारने में, इसलिए इन्हें हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। और जनरली ये बॉडी में इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, एक ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने लिम्फोसाइट्स के बारे में कहानी बताई। ठीक है, अब मोनोसाइट्स क्या होते हैं?
मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट में देखिए इनका जो किडनी, इनके अंदर जो न्यूक्लियस का शेप है वो कुछ कुछ किडनी जैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का, देखिए किडनी जैसा शेप बनाया, ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, मोनोसाइट जो होते हैं 6 to 8% होते हैं, ठीक है, और इनका मेन काम फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण करना, खाना किसी चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ों को खा लेना, तो फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल मौजूद रहते हैं, ठीक है। इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है, देखिए कौन कौन से, एक होता है इओसिनोफिल, एक होते हैं बेसोफिल, एक होते हैं न्यूट्रोफिल। अब ये होते हैं इओसिनोफिल जो होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2। आप जूम करके देखिएगा इसको, 1 and 2 लोब्स दिखाई देते हैं, और कुछ कुछ का शेप जो होता है ना, जो फ़ोन लगाते हैं कानों पर इस तरह से, उस शेप का होता है, हेडफोन जैसा दिखाई देता है। और स्नोफिल 2 से 3% के आसपास होते हैं ब्लड में, 2 to 3% होते हैं, ठीक है। बाई लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कुछ कुछ टेलीफोन का जो हमारा जो कानों में लगाने वाला जो हेडफोन होता है उसकी तरह दिखाई देता है शेप। इट इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। दूसरा इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है एलर्जिक रिएक्शंस में, हेल्प करते हैं, मतलब हेल्प उसमें करने में हेल्प करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बेसोफिल, बेसोफिल जो होते हैं इनका न्यूक्लियस ट्राइलोब है, 1 2 3, 3 जगह लोब मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से जूम करके देखिए इसको। इसे ट्राइलोब या एस शेप भी कर रहे हैं, कुछ कुछ एस का शेप भी नजर आ रहा है यहाँ, इंग्लिश का वर्ड एस होता है ना, एस शेप भी दिखता है, ट्राइलोब भी दिख रहा है हमको, ठीक है। ये सबसे कम होते हैं ब्लड में, कितना 0.5 से लेके 1% होते हैं, सबसे कम ये लिख दिया मैंने, मिनिमम सबसे कम यही होते हैं, 0.5 से 1% बेसोफिल होते हैं। ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है या एस शेप उड़ता है। दे एसोसिएट विद द इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करेंगे। इन्फ्लेमेशन इन्हीं की वजह से होती है, जो जलन वगैरह होती है बॉडी के अंदर, तो इनमें इनका रोल होता है। डॉक्टर चेक कराता ना WBC में TLC DLC, तो इन सब की चेकिंग होती है कि इनका लेवल तो नहीं बढ़ गया है, TLC और DLC जो कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सब सेल्स का काउंट करवाता है वो कि बॉडी में नॉर्मल है या नहीं है। अगर इनकी कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। डॉक्टर इसीलिए ब्लड की जांच कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट में एक थी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है इनकी खासियत अलग है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है ना, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये कई 4 5 कई लोब इसमें हो सकते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, कई लोब मौजूद हो सकते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा होती है परसेंटेज की ब्लड में, लगभग 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती हैं। ये लिख दिया मैंने मैक्सिमम, बेसोफिल मिनिमम है और न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है, क्योंकि 60 से 65% है। इनको हम PMNC के नाम से भी जानते हैं। PMNC की फुल फॉर्म होती है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल, और ये मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस में हेल्प करना। 2 सेल हमारी ऐसी हमने देखी जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर रही है, एक तो मोनोसाइट और दूसरी न्यूट्रोफिल, ठीक है। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।